एवरीवन। बेसिक्स ऑफ जीएसटी की सीरीज का ये 9th पार्ट है। 7th और 8th पार्ट में हम लोगों ने सेक्शन 16 और सेक्शन 17(1) से लेके 17(4) तक डिस्कशन किया था। आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। जीएसटी समझना जब से हम लोगों ने शुरू किया है, हमको एक चीज पता है कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी में वो है वन नेशन वन टैक्स और सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट जो है वो सीमलेसली फ्लो होनी चाहिए। अब इस सीमलेस फ्लो को ब्रेक लगाता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, जो आपको ऐसा बोल रहा है कि कुछ भी लिखा हो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में या तो 18 सबसेक्शन 1 में, बिजनेस के पर्पस के लिए आपने इनपुट्स और इनपुट सर्विस यूज की है, फिर भी वी विल नॉट गिव यू द क्रेडिट। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री विजडम। पार्लियामेंट्री विजडम क्या होता है कि जो लॉ फ्रेम करते हैं, जो लेजिस्लेशन बनाते हैं, उनके पास विजडम है ये डिसाइड करने का कि किस तरीके के लॉ बनाया जाए, क्या आपको दिया जाए और क्या आपसे ले लिया जाए। ये विजडम उनके पास है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन नहीं होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की किसी और प्रोविजन के अगेंस्ट में ये लॉ नहीं है, तो कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन द पार्लियामेंट्री विजडम। इसी पार्लियामेंट्री विजडम के कॉन्सेप्ट के ऊपर से सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आई है, जो हमको बोल रही है कि भाई हमको तो आपको एक राइट नहीं देनी है, मतलब नहीं ही देनी है। भले ही आप बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स और सर्विसेज यूज कर रहे हैं, फिर भी हम कुछ चीजों की क्रेडिट आपको नहीं देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे कि 17(5) में जितने क्लॉजेज है, कौन कौन से सप्लाई सी क्रेडिट ब्लॉक्ड है जो हम लोग नहीं ले सकते, और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। आज तक हम लोग देखेंगे कि एक एक चीज में क्या क्या एनालिसिस हुआ है। 17(5) को आसानी से समझने के लिए इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट है मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट और उसके रिलेटेड सर्विसेज, उसको हम लोग फर्स्ट पार्ट बोलेंगे। सेकेंड पार्ट जो है उसमें है कि भाई जो 1-to-1 कोरिलेशन चाहिए जिसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में, ऐसी सर्विसेज और उसके रिलेटेड प्रोविजंस। तीसरा जो पार्ट है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितने भी ब्लॉक क्रेडिट उन लोगों ने बोला है उसकी बात करेंगे थर्ड पार्ट में। और सारी और चीजें जितनी भी है, अदर प्रोविजंस, दैट वी विल कॉल इट एज फोर्थ पार्ट। तो पूरी सेक्शन 17(5) को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस 4 पार्ट को हम लोग 1 by 1 एक एक करके समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट से। 17(5) में जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 से एक अमेंडमेंट किया गया, जिससे इन लोगों ने 3 क्लॉजेस डाले हैं इसमें, ए और ए बी। ये तीनों जो क्लॉजेस हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द मोटर व्हीकल्स, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। मेरे पास जो मोटर व्हीकल है, अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी ड्राइवर को मिला के 13 से ज्यादा नहीं है, 13 तक ही है, 13 तक ही अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी है, तो उसकी क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी। किसी वेसल की क्रेडिट नहीं मिलेगी, किसी एयरक्राफ्ट की क्रेडिट हमको नहीं मिलेगी। सिर्फ 3 सिचुएशन में हमको इन चीजों की क्रेडिट मिल सकती है। नंबर 1, मेरा बिजनेस है इन चीजों को परचेज या सेल करने का, मैं परचेज करता हूं, सेल करता हूं उनको, तो उसकी क्रेडिट मुझे मिलेगी। नंबर 2, इसको मैं यूज कर रहा हूं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर मैं उसको यूज कर रहा हूं तो उसकी क्रेडिट मुझे मिलेगी। थर्ड जो है, मैं जो बिजनेस में हूं वो है इंपार्टिंग मोटर ड्राइविंग स्किल्स, या तो नेविगेशन ऑफ द वेसल्स की ट्रेनिंग में दे रहा हूं, या तो फिर मैं एयरक्राफ्ट फ्लाइंग की ट्रेनिंग दे रहा हूं। ऐसी अगर मैं चीजें कर रहा हूं तो उसकी क्रेडिट मुझे मिलेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी कंपनी में मान लीजिए मैंने कोई ट्रक परचेस किया है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो उसको ये जो सेक्शन है वो हिट नहीं करेगी, उसकी क्रेडिट में ले सकता हूं। मैंने कोई कार परचेस की है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है या तो फिर 13 तक है, तो उसकी क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी। दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसी के रिलेटेड एक और प्रोविजन है कि जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो आपकी मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल के रिलेटेड है,
और अगर उस मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल की क्रेडिट ब्लॉक है तो ये जो जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग और रिपेयर एंड मेंटेनेंस की क्रेडिट है वो भी ब्लॉक हो जाएगी। जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 से पहले ऐसा था कि भाई क्रेडिट तो सिर्फ परचेज ऑफ कार में ब्लॉक थी। अगर कार का हम लोग रिपेयर या मेंटेनेंस करवाए तो उसकी क्रेडिट तो ब्लॉक नहीं थी, तो काफी लोग उसकी क्रेडिट ले रहे थे। अमेंडमेंट किया गया और बोला कि अगर परचेज के ऊपर क्रेडिट ब्लॉक तो इंश्योरेंस, सर्विसिंग और रिपेयर की क्रेडिट भी आपको नहीं मिल सकती, वो भी ब्लॉक हो जाएगी। दोनों साथ साथ चलेंगे। परचेज पे ब्लॉक मतलब उसका जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग और रिपेयर मेंटेनेंस भी ब्लॉक। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में, जहां पर बोला गया है कि कुछ पर्सनलाइज्ड नेचर की सर्विसेज होती हैं जिसमें 1-to-1 कोरिलेशन चाहिए। 1-to-1 कोरिलेशन का मतलब ऐसा है कि जो मेरी इनपुट सर्विस है वही चीज मेरी आउटपुट सर्विस में जानी चाहिए, या तो फिर उस इनपुट सर्विसेज का किसी कंपोजिट सप्लाई में पार्ट होके वो आउटपुट में जानी चाहिए। अगर इस तरीके की सर्विसेज है तो ही क्रेडिट मिलेगी, अदरवाइज इन चीजों की क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। लिस्ट में किन किन चीजों का नाम है फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट रिफर्ड इन ए एंड ए एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड देयरिन, वो जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो। लाइफ इंश्योरेंस सर्विस और हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस, ये ऐसी चीजें हैं कि जिसमें हमको 1-to-1 कोरिलेशन चाहिए कि अगर मैं आउटडोर कैटरिंग के बिजनेस में हूं तो ही मुझे आउटडोर कैटरिंग की सर्विस की क्रेडिट मिलेगी। तो इस तरीके से मुझे समझना पड़ेगा कि यहां पर 1-to-1 कोरिलेशन होगा तो ही मुझे क्रेडिट मिलने वाली है, अदरवाइज आई विल नॉट बी एलिजिबल फॉर गेटिंग द क्रेडिट्स ऑफ दिस आइटम्स। इतनी आइटमों की क्रेडिट मुझे नहीं मिल सकती। अब इसके अंदर दूसरी भी चीजें हैं कि भाई मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स, इन चीजों की क्रेडिट मुझे नहीं मिल सकती। दूसरा है कि ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशंस, इसकी भी क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी। यहां पर एक प्रोवाइजो है जो हमको बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉयर के लिए इनमें से कोई भी सर्विस देना कंपलसरी होता, कोई भी सप्लाई देना कंपलसरी होता अंडर एनी लॉ, देन इन दैट सिचुएशन ही विल बी एलिजिबल फॉर द क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि भाई रेंट कैब की सर्विस है, तो अगर कोई कॉल सेंटर वगैरह है जो नाइट शिफ्ट में चलते हैं, वहां पर किसी स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के तहत या फिर किसी भी और एक्ट के तहत उनको रेंट कैब, एम्प्लॉइज को रेंट कैब सर्विस प्रोवाइड करना कंपलसरी होता है एम्प्लॉयर के लिए, तो इस सिचुएशन में उस रेंट कैब सर्विस की क्रेडिट एम्प्लॉयर ले सकता है। तो ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है सेकंड पार्ट में, उसमें जितनी भी सप्लाईज है अगर वो देना एम्प्लॉयर के लिए कंपलसरी है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड, देन ही विल बी एलिजिबल फॉर द क्रेडिट, वो क्रेडिट के लिए एलिजिबल होता है। यहां एक और क्वेश्चन आता है अबाउट द फूड एंड बेवरेजेस सर्विस, क्या रेस्टोरेंट सर्विस की क्रेडिट हम लोग ले सकते हैं? क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस इज नॉट इक्वल टू फूड एंड बेवरेजेस, दोनों का क्लासिफिकेशन अलग है। शेड्यूल 2 अगर आप देखो तो शेड्यूल 2 में द सर्विस ऑफ सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस विच इज इंक्लूडेड इन सम अदर सर्विस, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो वो फूड एंड बेवरेजेस नहीं रह जाता है, रेस्टोरेंट सर्विसेज क्लासिफाइड डिफरेंटली। तो रेस्टोरेंट सर्विस की क्रेडिट क्या इस पोर्शन में ब्लॉक्ड है? तो हम लोग फूड एंड बेवरेजेस को रेस्टोरेंट सर्विस नहीं मान सकते, तो उसकी क्रेडिट ब्लॉक नहीं है इस क्लॉज में। लेकिन दूसरा एक क्लॉज है जिसमें लिखा गया है कि इफ एनीथिंग इज फॉर पर्सनल कंजम्पशन देन द क्रेडिट इज ब्लॉक्ड, तो वहां पर वो चीज हिट कर सकती है। तो ये था सेकंड पार्ट। अब आ जाते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के सबसे डिबेटेबल पोर्शन में, जो है क्लॉज सी और क्लॉज डी। यह है कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल रिलेटेड सर्विसेज की बात करता है। सी बात करता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, और डी बात करता है नॉर्मल कंस्ट्रक्शन, जहां पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यू आर कंस्ट्रक्टिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन योर ओन। यहां पर ऐसा बोला गया है वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस जो है उसकी क्रेडिट वर्क कॉन्ट्रैक्ट के सामने ही मिलेगी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट हम लोग किसे बोलते हैं? तो सेक्शन 2 क्लॉज 119 में वर्क कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। वहां पर बोला गया है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन और कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी wherein transfer of property in goods, whether as goods or in some other form, is involved in the execution of such contract। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सर्विस देने के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ गुड्स भी हो रहा है, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन एक्सेट्रा ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो
तो किसी भी चीज को, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वर्क कॉन्ट्रैक्ट तभी बोला जाएगा जब वो इट इज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, तभी। इफ इट इज नॉट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इट कैन नॉट बी कॉल्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है, मान लीजिए कि हमें किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है और हमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दी है, तो अगर मेरा जो बिजनेस है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का है तो ही मैंने जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है उसकी क्रेडिट मुझे मिलेगी। ऐसा ही क्लॉज है क्लॉज डी, जहां पर बोला गया है कि यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग ऑन योर ओन। मैं किसी फैक्ट्री बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं जहां पर मैंने मटेरियल सेपरेटली परचेज किया, लेबर सर्विसेज सेपरेटली ली, और उसके अंदर जो भी जीएसटी लगा है उसकी क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी बिकॉज इट इज ब्लॉक्ड अंडर क्लॉज डी। अब इसको चैलेंज किया गया उड़ीसा हाईकोर्ट में 2019 में इन द केस ऑफ सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इस केस में चैलेंज किया गया 17(5)(d) को, जहां पर बोला गया कि भाई मैं कोई मॉल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं और उसके बाद में उसकी जो शॉप्स हैं, ऑफिसेज है, शोरूम्स है, उसको मैं लेट आउट करूंगा, तो ये जो कंस्ट्रक्शन की जो क्रेडिट है मुझे क्यों नहीं मिल सकती? इट शुड बी अवेलेबल। दिस क्लॉज इज अल्ट्रा वायरस टू माई फंडामेंटल राइट्स, वो मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करती है। ऐसी एक आर्ग्यूमेंट की गई सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें उड़ीसा हाईकोर्ट अलाउड द क्रेडिट फॉर द गुड्स और सर्विसेज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉल विच इज गोइंग टू बी लेट आउट। इसके सामने अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है और केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसका बहुत लंबा डिस्कशन है, किसी एक और अलग से वीडियो में इसके ऊपर बनाऊंगा सफारी रिट्रीट वाले केस के ऊपर, तब इसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज की डेट में हमको ये समझना है कि कंस्ट्रक्शन की सर्विस जो है हमारी, उसकी क्रेडिट हमें नहीं मिल सकती, तभी मिलेगी जब ये जो सर्विस है वही सर्विस प्रोवाइड करने का हमारा बिजनेस हो, हमारा भी कंस्ट्रक्शन का ही बिजनेस हो, तभी हमको इसकी क्रेडिट मिल सकती है। अब यहां पर कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है वो भी डिफाइन किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि कंस्ट्रक्शन मीन्स व्हाट। तो यहां पर लिखा गया है कि कंस्ट्रक्शन मीन्स रिकंस्ट्रक्शन भी इंक्लूड होगा, रिनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन, रिपेयर, सारी चीजें इंक्लूड होगी, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि मेरी बुक में मैंने इसकी क्या इफेक्ट दी है इसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड करती है। एक बिल्डिंग बन चुकी है, उसके बाद में मैं उसके ऊपर रिपेयर करवाता हूं, और ये जो रिपेयर है वो मैंने कैपिटलाइज किया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ही इसकी क्रेडिट ब्लॉक होगी। अगर ये नॉर्मल रिपेयर है, एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आई हैव चार्ज इट ऑफ टू P&L, मैंने P&L में डेबिट किया है इस रिपेयर एक्सपेंडिचर को, देन द क्रेडिट इज अलाउड। वहां पर 17(5)(d) या 17(5)(c) मुझे इसकी क्रेडिट को ब्लॉक नहीं करेगा, ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। आई विल बी एलिजिबल फॉर द क्रेडिट, ये हमको समझना है। दूसरा इन लोगों ने बोला है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना चाहिए, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी अगर है तो उसके कंस्ट्रक्शन में कोई ब्लॉकेज नहीं है क्रेडिट का, प्लांट एंड मशीनरी की क्रेडिट आप ले सकते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी किसको बोलते हैं वो भी डिफाइन किया गया है। एनी apparatus, equipment and machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or service or both, and includes such foundation and structural support, but excludes land, building or other civil structure, telecommunication towers and pipelines laid outside the factory premises। इसको कॉपी किया गया है सैनवेट रूल्स के ऊपर से ही। इतनी जो चीजें हैं ये प्लांट एंड मशीनरी में जाएगी, और एक्सक्लूजन जो है वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं जाएगा। अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सक्लूजन वाले में फॉल हो रहा है, दैट मीन्स द क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। प्लांट एंड मशीनरी है तो भी उसका फाउंडेशन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज हो रहे हैं, इट इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ओनली, और उसकी क्रेडिट मिलेगी हमको। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इतना भी हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया है एक्ट में, पर इसका डिस्कशन भी एज यूजुअल बहुत लंबा है, तो इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करते। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी विच इज अफिक्स टू अर्थ, और कोर्ट के काफी प्रीवियस डिसीजन में ऐसा बोला गया है कि विच यू कैन नॉट मूव विदाउट कॉजिंग सब्सटेंशियल डैमेज टू द प्रॉपर्टी, उसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन है उसकी क्रेडिट यहां पर ब्लॉक है अंडर क्लॉज सी एंड क्लॉज डी। हम लोगों ने बात की 3 पार्ट्स की, 17(5) के 3 पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस की अप टू क्लॉज डी। बाकी के जितने भी क्लॉजेस है उसको हम लोग अदर प्रोविजंस बोलते हैं। उसमें क्या क्या है वो भी समझ लेते हैं। एक है कि भाई सेक्शन 10 में आपने जो टैक्स पे किया है उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, नेचुरली सेक्शन 10 इज कंपोजिशन स्कीम।
कंपोजिशन टैक्स पेयर जो होता है ना तो वो क्रेडिट ले सकता है ना किसी को पास ऑन कर सकता है, वो सेक्शन 10 में ही लिखा गया है, तो उसकी क्रेडिट ब्लॉक होने का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो क्रेडिट नेचुरली नहीं मिलती। दूसरा है कि ब्लॉक क्रेडिट फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है और अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उसकी क्रेडिट मिलेगी आपको, बाकी किसी भी चीज की क्रेडिट हमको नहीं मिलेगी। और इसके बाद जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो बोल रहा है कि ब्लॉक क्रेडिट फॉर गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। अब ये पर्सनल कंजम्पशन किसको बोलेंगे वो डिफाइन नहीं किया गया है लॉ में, तो इसके रिलेटेड काफी लिटिगेशन होंगे ही, वो पक्का है। एम्प्लॉय ने जो कंज्यूम किया उसको हम लोग क्या पर्सनल कंजम्पशन बोलेंगे। एम्प्लॉयज के रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग परचेस करके उनको देते हैं तो क्या उसको पर्सनल कंजम्पशन बोलेंगे। रेस्टोरेंट सर्विस जो है उसको क्या हम लोग पर्सनल कंजम्पशन नहीं बोलेंगे। अगर एम्प्लॉयज को हम लोग रेस्टोरेंट में ले गए देन विल इट नॉट बी कॉल्ड पर्सनल कंजम्पशन। एम्प्लॉयज को कुछ टी शर्ट दिए, एम्प्लॉयज को कुछ अलग चीजें दी जो उनके पर्सनल यूज के लिए है, तो क्या उसको हम लोग पर्सनल कंजम्पशन नहीं बोलेंगे। गेस्ट हाउस है एम्प्लॉयज के रिलेटेड, वहां पर कोई चीजें यूज हो रही है, सो वेदर इट विल नॉट बी कॉल्ड एज पर्सनल कंजम्पशन। यहाँ पर ट्रेजेडी ये है कि व्हाट इज कॉल्ड पर्सनल कंजम्पशन इज नॉट डिफाइंड, सो वी हैव टू बी कंजर्वेटिव इन अप्लाइंग दिस प्रोविजन। अगर हमको लगता है कि दिस इज फॉर पर्सनल कंजम्पशन तो उसकी क्रेडिट हमको नहीं लेनी है। फिर है एक 17(5)(h) जो हमको बोलता है कि क्रेडिट ब्लॉक फॉर गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। अगर गिफ्ट या फ्री सैंपल है तो इस सिचुएशन में जो भी क्रेडिट मैंने ली है उसके ऊपर उसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पर एक सर्कुलर भी इश्यू हुआ था जिसमें बोला गया था कि बाय वन गेट वन को हम लोग फ्री नहीं बोल सकते, क्योंकि जो फ्री मिलता है उसकी प्राइस ऑलरेडी जो मेन प्रोडक्ट है उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो वहां पर आपको क्रेडिट को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो डिस्ट्रॉय हो रही है चीज वो क्या डिस्ट्रॉय होना चाहिए, आउटपुट नहीं इनपुट। मतलब मेरा आउटपुट अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्रेडिट ब्लॉक नहीं है, इनपुट शुड बी डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। और कौन से स्टेज पे, बिफोर इट इज बीइंग यूज्ड फॉर आउटपुट। अगर एक बार इनपुट जो है वो आउटपुट के लिए यूज हो गया है तो इसका मतलब ये कि इट इज यूज्ड इन माय कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और वहां पर फिर वो इनपुट जो है वो कंज्यूम हो गया ऐसा हम लोग मानेंगे। सो इन दैट सिचुएशन क्रेडिट विल नॉट बी रिवर्स्ड। तो इनपुट जो है वो लॉस, स्टोलन या डिस्ट्रॉय होना चाहिए तभी क्रेडिट को ब्लॉक करते हैं हम लोग। और गिफ्ट और फ्री सैंपल में अगर कोई भी चीज दी है तो उसके ऊपर हमको क्या करना है, हमको उसकी क्रेडिट को रिवर्स करना है। इसके बाद में जो क्लॉज है वो लास्ट क्लॉज की क्रेडिट ब्लॉक क्रेडिट फॉर एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 74, 129 एंड 130। 74 जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पे, एनएसटी रिफंडेड और क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड फॉर रीजन ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। तो 74 में अगर आप कोई टैक्स पे कर रहे हैं तो उसकी क्रेडिट सामने वाले को नहीं मिलेगी। 129 जो है वो है डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस इन ट्रांजिट। इसमें भी अगर आपने कोई पेनल्टी पे की है या टैक्स पे किया है तो इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। 130 जो है वो अबाउट कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस है, तो यहां पर भी इस टैक्स की क्रेडिट हमको नहीं मिलेगी। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 3 प्रोवाइड करता है कि नो इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स पेड दैट हैज बीन पेड इन परसुएंस ऑफ एनी ऑर्डर वेयर द डिमांड हैज बीन कंफर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। और तीसरी चीज यहां पर यह है कि 53(3) नंबर का जो रूल है वहां पर लिखा गया है कि एनी इनवॉइस और डेबिट नोट इश्यूड इन परसुएंस ऑफ एनी टैक्स पेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 74 और 129 और 130 शैल प्रोमिनेंटली कंटेन द वर्ड्स इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट एडमिसिबल। तो अगर आप 74 में कोई टैक्स पे करते हैं, 129 में पे करते हैं, 130 में पे करते हैं और अपने कस्टमर के पास से उसको कलेक्ट भी करते हैं, तो उसका जो इनवॉइस है उसमें लिखना पड़ेगा कि भाई सामने वाले को उसकी क्रेडिट मिलेगी नहीं, तो सामने वाला जो पर्सन है वो इसकी क्रेडिट नहीं ले सकता। तो इतनी चीजें जो है वो ब्लॉक्ड है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 थ्रू अ कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री विजडम। एक दो चीजें इसमें हमको डिस्कस करनी है बाद में किसी और वीडियो में। एक तो जो कंस्ट्रक्शन वाली सर्विस का जो ब्लॉकेज है क्रेडिट का, जो उसका केस है सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड वाला, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे किसी वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 18 को। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।